अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। मैंने आपसे वादा किया था कि पहले प्रोग्राम में मैं अबसार आलम के बारे में थोड़ी सी, लेकिन मैंने डिटेल में गुफ्तगू नहीं की थी। तफसीली गुफ्तगू करना बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि सो कॉल्ड लिबरल माफिया अपनी मर्ज़ी के जजेज़, अपनी मर्ज़ी का निज़ाम और इस मुल्क का सत्यानाश करने के लिए अपनी मर्ज़ी थोपना चाहते हैं, और वही तरीक़ाकार तय किया। आज हमारे दोस्त हैं सुहेल ख़ान साहब, द न्यूज़ से ताल्लुक़ है, अबसार आलम उनके साथ एक प्रोग्राम किया। अच्छा, अपने आप को अंदाज़ा लगाया और आपको क्या कहते हैं, डिजिटलाइज मीडिया पे, यानी साफ़ी मान चुके हैं मैं साफ़ी नहीं हूँ। चेयरमैन पैमरा जब लगे थे, सियासी जमातों का बड़ा जिक्र किया कि सियासी जमात का हैंड बॉक्स लेके नहीं चलता। अब तो ज़ाती मुलाजिम है उनके, आपकी तस्वीरें वाज़े तौर पर है। जिस तरह आपको परवेज़ रशीद और नवाज शरीफ ने लगवाया, आप उनकी गाड़ियों में उनका जूते पॉलिश तो नहीं कह सकते, बहरहाल जूते पॉलिश करने के करीब ही चीज़ें होती हैं, वो आप सारा कुछ करते रहे हैं। और जिन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, तकलीफ़ होती है, डराती हैं, रब का नाम लेते हैं, ज़रा कुरान मजीद पढ़ लें, अहादीस मुबारक पढ़ लें, ज़हनी सुकून मिला करेगा। रोज़ाना कुरान मजीद की तिलावत करने से बड़ा फ़र्क मिलेगा। आप जिन लोगों के साथ जिनका एजेंडा लेके चल रहे हैं, समझिए ओपन सोसाइटी, आपको तो कौम लूत का पता होना चाहिए ना। आप तो इन सब लोगों की सपोर्ट करते रहें, और आप हमें बता रहे हैं कि कुरान मजीद की तलकीन के हवाले से, और काफ़ी झूठ बोले हैं उन्होंने उसमें। अबसार आलम साहब ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के पाकिस्तान में कंट्री हेड रहे। ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, जी हां, ये वही ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है जो कि मुख्तलिफ अरब ममालिक में अरब स्प्रिंग के पीछे थी। एक वो झूठ बोला कि आर्टिकल 6 का मुकदमा, तो आर्टिकल 6 का मुकदमा चैलेंज है अबसार आलम साहब आपके पास। कोई कौन सा आर्टिकल 6 का आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज है? वो चौधरी फवाद हुसैन के अगेंस्ट कहा दिया जी, दीना में जेल में पर्चा दर्ज हुआ, चौधरी फवाद हुसैन इल्ज़ाम लगा दिया चौधरी फवाद हुसैन पे। और मैं उम्मीद करता हूं कि चौधरी फवाद हुसैन ये इस इल्ज़ाम को, ये जो इल्ज़ाम लगाया इस पर वो एक्शन लेंगे। ये झूठा इल्ज़ाम लगाया आपने, और आपने आर्टिकल 6 के हवाले से भी बात गलत की। आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, मुकदमे को भुगते आप जाकर। आप इल्ज़ाम अगर लगाया ना, अगर मिसाल के तौर पर किसी ने गलत कराया है तो क्वैशमेंट का प्रोसीजर आपके पास मौजूद है, डेफेमेशन का कानून आपके पास मौजूद है। कोई आपने ऐसी कोई कार्रवाई की? जवाब है नहीं। आज वो नई इख्तरा देने के लिए डिजिटल मीडिया कि मैं ट्वीट करता रहता हूँ, उन के बारे में बात नहीं करते। लेकिन सुहेल खान ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा हमने कोई ख़बर देनी होती है, हम ताक़ीक़ करते हैं, पूरा मौक़िफ़ लेते हैं, दूसरे फ्री का मौक़िफ़ लेते हैं, फिर हम खबर देते हैं। नहीं, ये तो हमारे डेस्क के पास जाती है। इसका जवाब क्या देना था? आए बाएँ छाएँ, इधर से उधर से बातें वो करते रहें, लेकिन जवाब कोई नहीं है। फिफ्थ जनरेशन वार मंतकी अंजाम तक पहुँचेगी। लेकिन आज एक बात हो गई है कि पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी की ज़रूरत है। सेक्शन 20 से तो हाथ उठा लिए। एहसान सादिक बड़ी ब्रिलियंट ऑफिसर हैं, आप अंदाज़ा लगाएं, साइबर क्राइम को हेड करते हैं, लेकिन आज हवा निकल गई उनकी। FIA को, यानी आप FIA बैकफुट पे गई। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई इस हवाले से उनके बाद। जस्टिस अतरमिल्ला के पास उन्होंने कहा जी हमने वो केस ही वापस ले लिया है। एक वकील ने मुकदमा दर्ज कराया था, और जो ट्वीट बिलाशुबा, इसमें कोई शक नहीं है, जो ज़ुबान इस्तेमाल की थी वो बगावत के ज़ुमरे में आती है, वो सेक्शन 20 के ज़ुमरे में आती है। मैं बासियत वकील कह रहा हूँ, लेकिन चूँकि FIA दबाव में आ गई, और FIA ने उस दबाव के चक्कर में वो जो है ना अपना मुकदमा ही वापस ले लिया। एग्रीव्ड के हवाले से कि एग्रीव क्या होना है, कमेंट्स दाखिल कर दी हैं, और 27 सितंबर के लिए समाअत मुलतवी हो गई। अब सेक्शन 22 के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से बड़ा वाज़े तौर पर आना है। और याद होगा आपको 22 मार्च को FIA ने नोटिस जारी किया था, उन्होंने चैलेंज किया, जस्टिस अतरमिल्ला ने वो नोटिस ही समन करना ही सस्पेंड कर दिया था। कमेंट्स दाखिल नहीं किए FIA ने, बड़े अरसे बाद समाअत आई, को 100 दिनों के बाद आई समाअत दोबारा, तो उन्होंने कमेंट्स का कहा, कमेंट्स फिर दाखिल नहीं किए। अब आज आकर जो समाअत हुई, उन्होंने सेक्शन 20 के तहत कह दिया कि कार्रवाई हो नहीं सकती है। अब यहाँ समझ सकते हैं कि हालात और वाक़यात, अब ये सारा जो कुछ जल्दी से वाइंड अप ये क्यों किया जा रहा है या क्यों हो रहा है? वैसे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इस पर समाअत रोक देनी चाहिए, जो कि मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गया। आर्टिकल 19 और सेक्शन 20 की इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है। ये मादर पिदर आज़ादी नहीं दी जा सकती।
यानी कोई भी कार्रवाई ना करें इन लोगों के खिलाफ। पीटीए कुछ नहीं कर सकता, प्रिवेंशन पीका कुछ नहीं कर सकता, तो क्या इनको खुला छोड़ दिया जाए? फिर बुनियादी हकूक पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना ये अदालतों की जिम्मेदारी है, इसकी इंटरप्रिटेशन अदालतों ने करनी है और सुप्रीम कोर्ट कर रही है। मैं समझता हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इस मामले में कार्रवाई रोक देनी चाहिए और मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने छोड़ना चाहिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को बड़ा सीरियसली टेकअप कर रही है। यहाँ कई सवाल जस्टिस अतर मिल्ला के सामने आए, क्या ये कोई बदनीति थी? उनका जी SOPs नहीं थे, जो प्रोसिक्यूटर थे FIA के, उन्होंने ऐसे ही फ़ाइल कर दिया, वापस ले लिया। और वो बुनियाद पूछने की बात की अफसर आलम के वकील ने कि वो क्या बुनियाद थी, किसके कहने पे शुरू किया, क्यों बंद किया। और अदालत ने फिर सराहा अतर मिल्ला ने FIA को कि वो अपनी गलती मान रहे हैं, वापस ले रहे हैं, काम ख़त्म हो गया और सराहना चाहिए। हम मेन केस में भी देखेंगे समाअत जो है अब वो 27 सितंबर के लिए मुलतवी कर दी है। और अफसार आलम ने अपने आप को अब साफ़ी मान लिया डिजिटल मीडिया यानी डिजिटल मीडिया भी ट्वीट करने के लिए अब ये साफ़ी तो ना हुआ ना, जो काम शहरी हुए और जो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं वो बड़ा वाज़े तौर पर करो काबिल गिरफ्त है। यहाँ भी झूठ बोलने की कोशिश की, कौम को आधा सच बताया उन्होंने, ओपन सोसाइटी का जिक्र नहीं किया। मैंने सबूत लगाए थे ओपन सोसाइटी के इनके कि ये ओपन सोसाइटी के हेड रहे हैं, वो मैं कोशिश करूँगा बैकग्राउंड पे वो भी चल जाए। जो ट्वीट किए थे, ट्वीट की ज़ुबान समझ लें आप, बगावत के ज़िम्मे में है या नहीं है। अब चलते हैं दूसरे इशू की तरफ जिसमें मैंने इशारा किया था, और वो है सिंध के अंदर करप्शन बहुत चल रही है, हर महकमे में करप्शन है। एक जो मामला जो है ना वो NICBD जो हस्पताल है उसमें अरबों रुपए की करप्शन का मामला है। इंतज़ामिया ने बरतरफ़ किया था डॉक्टर तारिक शेख के साथ। डॉक्टर तारिक शेख खड़े हो गए। अब सवाल है हस्पतालों के अंदर प्राइवेट प्रैक्टिस की इजाज़त कैसे दी गई? सिंध हुकूमत ने एक्ट के तहत इजाज़त दी। ये वकील है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। प्राइवेट प्रैक्टिस की आमदनी का 70% डॉक्टर को जाता है, 30% हस्पताल को आता है। जस्टिस सलाउद्दीन पंवर के सामने और ये पूछा, उन्होंने सवाल पूछा हैदराबाद कौन है? हैदराबाद साबिक मुलाजिम है, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है। ये वकील NICBD ने बताया दूसरे हस्पतालों में प्राइवेट प्रैक्टिस की इजाज़त क्यों नहीं? हस्पताल को स्टेट ऑफ द आर्ट हस्पताल बनाना मकसद है, ये वकील का कहना था। दूसरे अस्पतालों का क्या कसूर है? दूसरे अस्पतालों को मिसाली क्यों नहीं बनाते? ये है बुनियादी हक। इसलिए मैं कहता हूँ अदालतों को जुडिशल एक्टिविज़म करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। ये आर्टिकल अब मैं कोशिश करूँगा बुनियादी हक जितने भी हैं, आर्टिकल 9 से लेकर तकरीबन 27-28 तक आर्टिकल सारे बैकग्राउंड पे चलें। ज़िंदगी की ज़मानत, कारोबार के बुनियादी हक सारे आपके बैकग्राउंड पे चलें ताकि आपको पता चल जाए। तो याद रखिएगा। और आर्टिकल 9 की बात है ये। और हस्पताल 18वीं तरमीम के बाद सिंध हुकूमत को मिला, हालांकि ये गलत है। सिंध हुकूमत को NICBD रह नहीं सकता, वफाक के पास जाना है और वफाक के पास ही इख्तियार इसका मौजूद है। ठीक है जी। और अब हस्पताल ट्रस्ट के तहत कायम किया गया था। ये रज़ा रबानी वो जो हैं 18वीं तरमीम के सत्यानाश करने वाले रज़ा रबानी जिन्होंने तबाही की है। मार्शला के बाद वफाकी हुकूमत ने इंतज़ाम ले लिया। हस्पताल की गवर्नर बॉडी चलाती है जिसके सरबराह वज़ीर आला हैं। ये एग्जीक्यूटिव बॉडी के जो वकील हैं उन्होंने अदालत को बताया हस्पताल एक्ट के तहत काम करता है, सारा फ़ंड हुकूमत देती है। और सिंध असेंबली ने एक्ट मंजूर किया और साल में प्राइवेट सेक्टर की इजाज़त दी है। प्राइवेट ट्रीटमेंट के चार्जेस किए हैं। डॉक्टर पर इंसार ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीस 4000 रुपये है। डॉक्टर की कम अज़ कम और ज़्यादा तनख्वाह की तफसीलात पेश करें। ये अदालत ने बड़ा ज़बरदस्त सवाल उठा लिया है। जस्टिस साकिब निसार साहब के बाद किसी कोर्ट ने इस मामले को सीरियसली टेकअप किया तो सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाउद्दीन पंवर ने लिया। असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर की तनख्वाहें 5 लाख से 8 लाख रुपए तक है। ये नदीम कमर जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने बताया। आपकी तनख्वाह कितनी है? प्रैक्टिस आप भी करते हैं। मेरी तनख्वाह प्रोफेसर के मुसावी है और निजी प्रैक्टिस भी करता हूँ। आप किस तरह बेसिक सैलरी बताई जा रही है? इनकी मुराद के साथ 60 लाख रुपये आमदन है। आप लोग इतनी रकम से अलग इदारे बना सकते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस की इजाज़त क्यों है? ये सवाल बड़े अहम सवाल आए हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ का भी जायज़ा लेना है। चाहिए रज़ा रबानी 18वीं तरमीम। क्या इंडस अस्पताल ज़मीनी हकीकत नहीं है? जस्टिस देखे सलाउद्दीन पंवर ने कितना ज़बरदस्त उठा लिया। आप अच्छे डॉक्टर को 20 लाख रुपये क्यों नहीं देते? कहाँ इंडस अस्पताल, कहाँ सिविल अस्पताल? आप कानूनदान भी हैं, कानून साज भी। आप बताएं ये कैसा कानून बनाया है? क्या सरकारी अस्पताल में निजी प्रैक्टिस की इजाज़त दी जा सकती है? पिछले 5 साल में सिंध हुकूमत ने 40 अरब रुपये अस्पताल को दिए।
ये रकम सिर्फ औलाद और तनख्वाहों के लिए दी गई। हमारे पास सर्जरी की तादाद सबसे ज़्यादा है। ये इसमें देखिए यहाँ मानना पड़ेगा NICVD बहुत अच्छा काम कर रहा है। क्या सिविल अस्पताल से मुवाजना करेंगे? सिविल अस्पताल का बजट देखें और अपना देखें। डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों का जायज़ा लेकर बताएं अदालत को। अगर आपने 5 स्टार अस्पताल बनाया है तो हम नहीं चाहते कि आप तमाम मरीज़ों को इलाज की सहूलत दें। छोटे इलाकों में जाकर देखें क्या हाल है। ऐसा तो नहीं कुछ लोगों की सहूलियत देने के लिए सारा इंतज़ाम किया गया हो, ये तो हकीकत है। बताएं डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों का बजट कितना है, ये भी अदालत ने सवाल पूछे हैं। और मुआवजे के लिए तलब कर लिया अदालत ने। डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों का बजट भी अदालत ने मांगा है और सेक्रेटरी फाइनेंस और सेक्रेटरी ख़जाना को 14 अक्टूबर को पेश कहा कि पेश हो जाए। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें मामले की नौयत आपके सामने मौजूद है। बड़ा अहम इशू है। प्राइवेट अस्पतालों में जो लूट मार होती है और सरकारी अस्पतालों में भी देखिए, मैं खुद इलाज प्रेफर करता हूँ प्राइवेट अस्पताल के अंदर। वहाँ मशीनरी अवेलेबल है लेकिन वहाँ रश बहुत है, लोड बहुत है। डॉक्टर्स अगर अच्छी तरह वक्त वहाँ दें तो मसाइल पैदा ना हो। बहरहाल सिंध में ये इब्तदा हो चुकी है। NICVD या बाकी अस्पतालों JPMC ये वफाक के तहत चले गए हुए हैं, ऑर्डर मौजूद हैं। अभी वो लड़ाई चल रही है सूबे और वफाक की। आगे क्या हासिल होता है आपको आने वाला वक्त बताएगा। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।